हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रारंभिक जीवन से सीधा तात्पर्य या फिर अर्थ या फिर मतलब यह है कि कुतुबुद्दीन का बचपन किस प्रकार था और किस प्रकार वो दास बनते बनते मोहम्मद गौरी का दास बना और अंत में भारतीय साम्राज्य पर अधिकार करके गुलाम वंश की स्थापना की। तो चलिए शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रारंभिक जीवन। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता तुर्क थे और तुर्किस्तान के निवासी थे। बाल्यकाल में ही उसके माता पिता निशापुर ले गए और यहाँ के काजी ने उसे खरीद लिया। जब काजी की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्रों ने उसे फिर से बेच दिया। इसी प्रकार वह मोहम्मद गौरी का गुलाम बन गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो माता पिता थे वो तुर्क जाति के थे और कहाँ के रहने वाले थे, तो तुर्किस्तान के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ ले आए? निशापुर, वो भी बचपन में ही, बाल्यकाल। और यहाँ के काजी। फ्रेंड्स, यहाँ पे काजी का सीधा मतलब है कि जिस प्रकार हिंदुओं में पंडित का महत्व होता है ना, उसी प्रकार मुसलमानों में मौलवी और काजी का इम्पोर्टेंट स्थान रहता है। मतलब उनकी बातें समाज के लोग माना करते हैं और उनकी इमेज भी बेहतर होती है समाज के सामने। तो निशापुर के काजी ने ऐबक को खरीद लिया। जब काजी की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्रों ने उसे फिर से बेच दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐबक को फिर से काजी ने तो खरीदा था, लेकिन उनके पुत्रों ने उसे फिर से बेच दिया। इसी प्रकार वह मोहम्मद गौरी का गुलाम बन गया। फ्रेंड्स, बाद में फिर ऐसे ही वो बिकते बिकते मोहम्मद गौरी का गुलाम बना। निशापुर में काजी के पुत्रों के साथ कुतुबुद्दीन ने साधारण लिखने पढ़ने के अतिरिक्त घोड़े की सवारी सीख ली और कुछ सैनिक शिक्षा भी प्राप्त कर ली। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है जो काजी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को, वो तो बचपन में ही ना खरीदे थे ऐबक को, तो काजी के भी जो पुत्र थे वो अलग नहीं रख करते थे ऐबक को उनके साथ, मतलब अपने पुत्र के साथ खेलने देते थे। तो जिस प्रकार जो जो काम काजी के पुत्र करते थे वो काम ऐबक भी करता था। इसी प्रकार वो पढ़ने लिखने, मतलब काजी के पुत्र पढ़ते लिखते थे तो ऐबक भी पढ़ लेता था। इस प्रकार उसने घोड़े की सवारी भी सीख ली और कुछ सैनिक शिक्षा भी प्राप्त कर ली। किसने? तो ऐबक ने। किसके साथ? तो काजी के पुत्रों के साथ। गजनी में उसने अपने साहस, मर्दाना चाल ढाल और विशेषकर उदारता से अपने नए स्वामी का ध्यान आकर्षित किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐबक ने गजनी में, फ्रेंड्स यहाँ पे जो गजनी है, गजनी के अंदर गौर एक छोटा सा साम्राज्य था और गौर के शासक कौन थे? मोहम्मद गौरी। तो यहाँ पे इम्प्रेस कौन हो रहा है? यहाँ पे इम्प्रेस हो रहे हैं, मतलब आकर्षित हो रहे हैं मोहम्मद गौरी। किससे? तो ऐबक से। उसके साहस और मर्दाना चाल ढाल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मर्दाना चाल ढाल का सीधा मतलब यही समझेंगे कि वयस्क आदमी, मतलब एक सैनिक के रूप में उसकी चाल ढाल अलग अलग होती है। आप देखिएगा एक बुजुर्ग व्यक्ति को और एक आर्मी के व्यक्ति को देखिएगा, दोनों में अंतर होता है ना। उसी प्रकार यहाँ पे मर्दाना चाल ढाल। पहले तो कोई विशेष मिलिट्री होती नहीं थी, मतलब बहुत ही कोई मिलिट्री में, सैनिक में अपने चाल ढाल से उसमें प्रवेश पाते थे। कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी कि चलो लिखो पास हो उसके बाद मेडिकल, ऐसा नहीं होता था। वो अपने से ही आकर्षित करते थे कि मैं उस लायक हूँ और सुल्तान लोग उन्हें अपने सैनिक में ले लेते थे। इसी प्रकार ऐबक ने भी अपने मर्दाना चाल ढाल से अपने नए स्वामी का ध्यान आकर्षित किया। ऐबक के कर्तव्य निष्ठा और स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर मोहम्मद गौरी ने उसे अपनी सेना की एक टुकड़ी का नायक बना दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतने मोहम्मद गौरी इतने इम्प्रेस हो गए हैं, इतने खुश हो गए हैं ऐबक से कि उसने अपने एक सेना की टुकड़ी का, मतलब सेना की टुकड़ी जिसमें सैनिक होते थे बहुत, उसकी एक मतलब उसकी जिम्मेदारी ऐबक को दे दी, उसका नायक बना दिया। इसके बाद ऐबक
को अस्तबलों के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे अस्तबलों का अध्यक्ष, पहले तो घुड़सवारी होती थी तो घोड़े को जहाँ रखते थे उसे ही अस्तबल कहा जाता था, तो वहाँ के अध्यक्ष के पद पर ये इम्पोर्टेंट होता था, मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व था। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अमीर-ए-अखोर, यही अस्तबल जो होता था उनके अध्यक्ष जो होते थे उन्हें अमीर-ए-अखोर कहा जाता था। फ्रेंड्स, यहाँ पे अमीर-अखोर या अमीर-ए-अखोर ये दोनों ही सही है। कोई किताब में अमीर-अखोर मिलेगा, कोई में अमीर-ए-अखोर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है, मतलब कि अस्तबलों के अध्यक्ष। ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने उसे अपने भारतीय साम्राज्य का शासक नियुक्त किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुई और इसके बाद मतलब भारतीय क्षेत्र में ऐबक को गौरी ने नियुक्त किया। अनुपस्थिति में राजकाज चलाने का उसे पूर्ण अधिकार दे दिया। किसे? तो ऐबक को। इस समय ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया। फ्रेंड्स, अभी ध्यान रखिएगा, हम लोग प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी इन्होंने मतलब ऐबक ने कोई गुलाम वंश की स्थापना नहीं की है, अभी हम लोग तराइन के युद्ध में ही हैं और उस समय ऐबक को जिम्मेवारी मिलती है भारतीय क्षेत्र पर अधिकार करो और वहाँ के राजकाज चलाओ। तो ऐबक ने अपनी सुविधा अनुसार दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। अपने स्वामी की अनुपस्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में अजमेर और मेरठ के विद्रोहों का दमन किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब गौरी नहीं भी रहता था भारतीय इलाके में तो ऐबक ना खुद जाके अजमेर और मेरठ के जो विद्रोह होते थे, मतलब 1192 में जो विद्रोह हुआ था मेरठ और अजमेर में, उसका दमन कर दिया। फ्रेंड्स, ये इंडिया है, मतलब भारत, और अजमेर यहाँ पर है और मेरठ यहाँ पे है। 1194 ईस्वी में ऐबक ने अजमेर के दूसरे विद्रोह का दमन किया। यहाँ पे 92 में एक बार दमन किया, फिर यहाँ पे 1194 में दूसरे विद्रोह का दमन किया। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में हुई। इस युद्ध में ऐबक ने महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया था। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि गौरी के 3 युद्ध इम्पॉर्टेंट है। तराइन का युद्ध प्रथम, द्वितीय, फिर चंदवार का युद्ध। तो ये चंदवार का जो युद्ध है ना, इसमें ऐबक भी आया था मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करने और उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस युद्ध में। 1195 ईस्वी में चौहानों के तीसरे विद्रोह का दमन करने के लिए अजमेर गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे अजमेर में वो बार बार विद्रोह कर रहा था, क्योंकि देखिए ये चौहान है, चौहान ये अजमेर है, और फिर पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक थे और गौरी ने उसे हराया था पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो बार बार यहाँ पे विद्रोह हो रहा था। यहाँ पे तीसरा बार भी विद्रोह हुआ 1195 ईस्वी में, और इसका दमन किसने किया? ऐबक ने किया। 1197 से 1198 ईस्वी में ऐबक ने बदायूं और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। फ्रेंड्स, बदायूं और कन्नौज यहाँ पे है, कन्नौज। ऐबक ने राजपूताना में सैनिक कार्यवाहियाँ प्रारंभ की और सिरोही राज्य तथा मालवा के कुछ भागों को जीत लिया, किंतु ये विजय स्थायी सिद्ध नहीं हुई, फिर वापस जैसा पहले था वैसा हो जाता है। फ्रेंड्स, मालवा का क्षेत्र इंडिया में यहाँ पे है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्षेत्र को जीतता है, लेकिन ये जीत उनकी स्थायी नहीं रहती, ये वापस से जैसी थी वैसी हो जाती है। 1202 ईस्वी से 3 ईस्वी में ऐबक ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और चंदेल राजा परमर्दी देव को हराकर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे चंदेल यहाँ पे है और महोबा, कन्नौज यहाँ पे है।
तो ऐबक ने कब जीता? 1202 से 3 के बीच में। ऐबक के सहायक सेनानायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार तथा बंगाल के कुछ भागों को जीता। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग ये जो बख्तियार खिलजी देख रहे हैं, इसका शॉर्ट नाम इसको बोला भी जाता है कि ये बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो फ्रेंड्स, ये बख्तियार खिलजी इंडिया में मतलब भारत में बिहार और बंगाल के कुछ भागों को जीता।